मित्रों, ये वीकली करंट अफेयर्स अपडेट में अब तक हमने देख लिया इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, पर्सन्स इन न्यूज़। अभी आखिरी मुद्दा देखते हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। तो मैं ये करूँगा कॉलम, क्विक फ़िल्टर, और लास्ट में हमने ये एनवायरनमेंट और साइंस देखा था, अब हमको एथिक्स देखना है, तो बाकी सब हाइड कर दूँ और ये हो गया। सो वी आर लुकिंग एट 2021 जून और उसका सेकंड वीक, मतलब 8 से लेकर 14 तारीख तक में। ये जो एक्सेल फाइल है उसमें पिछले कुछ हफ्तों से मैंने एक और रिफॉर्म लिया है। आप पाएंगे कि इंग्लिश में तो पूरा मटेरियल है ही, साथ ही साथ उसका हिंदी में भी निष्कर्ष और अनुवाद वर्ड बाय वर्ड पूरा वापस से तो मैं नहीं करता, लेकिन उसमें मेन चीज़ें क्या हैं उसका हिंदी अनुवाद भी मैंने रखा होता है। तो आप में से जिन लोगों को सीधा अंग्रेज़ी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी वाला, मतलब जो सेंटेंस के एंड में ये सब माल है वो पहले पढ़िए, फिर अंग्रेज़ी वाली चीज़ पढ़िए, यू विल गेट द आइडिया बेटर। खैर, तो मुद्दा ये है, आप जानते हैं अलग अलग बैंक और एनबीएफसी में कांड हुए। जैसे बैंकों में ये यस बैंक में राणा कपूर, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में से नीरव मोदी चुना लगा के ले गया। आईसीआईसीआई बैंक में चंदा कोचर ने वीडियोकॉन कंपनी को लोन में पैसा दिया, असल में लोन का पैसा वापस करने की उस कंपनी की कैपेसिटी नहीं थी, और इन सब में मतलब कुछ ना कुछ धांधली हुई थी। उसी तरह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में ये IL&FS, DHFL और बहुत कुछ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो कुछ वीडियो पहले मैं बात कर रहा था। तो इन सब को रोकने के लिए RBI ने सजेशन दिया कि क्यों ना ऑफिसर्स की एक अलग कैडर बनाई जाए जिसका नाम हो ये स्पेशलाइज सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी कैडर, और फिर वो जैसे CBI होता है, NIA होता है, ऐसी मतलब ये एक संस्था हो, उसके सब ऑफिसर्स हो, एंड दे विल डू द बेटर वर्क। हालांकि आप पाएंगे कि RBI के खुद के ऑफिसर्स इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसमें बराबर से रिसर्च नहीं हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस पहले क्या हमारा रहा था उसको कुछ देखे बिना ऐसे ही मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ये हवाबाजी हो रही है। सो द पॉइंट टू कंसिडर कि अगर आप गवर्नर होंगे तो इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर कि इसको इम्प्लीमेंट न करते हुए क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रेजेंटली RBI और SEBI में ऑफिसर्स हैं उन्हीं को ज़्यादा पावर दे दिया जाए और वही अच्छे से जहाँ पर अभी स्थान पे बैठे हैं वहीं से वो अच्छे से सुपरविजन करते रहें? क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर ऐसी एक नई संस्था बनेगी तो आपस में घर्षण जैसे CBI और लोकल पुलिस का होता है, इधर SEBI, RBI और ये नई ऑर्गेनाइजेशन का होगा, और ऐसे आपने नए ऑफिसर्स रिक्रूट भी कर लिए तो उनकी सैलरी और सारे खर्चे रिक्रूटमेंट के वो कौन भरेगा, कैसे भरेगा? सो डू यू थिंक दिस इज़ अ राइट डिसीजन, एंड इफ़ यस, हाउ विल यू गेट इट इम्प्लीमेंटेड? इस पर आप सोच विचार कीजिएगा। दूसरी केस स्टडी थी रिगार्डिंग द फेक कास्ट सर्टिफिकेट। लोकसभा चुनाव में अलग अलग जो कंस्टिट्यूंसी होती है, देयर आर सम कंस्टिट्यूंसीज रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो अमरावती में एक नेता ने फेक ऐसी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर चुनाव जीता। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो सारा सर्टिफिकेट जब्त करवाया और कहा ये गलत है। तो इसमें सोचने लायक मुद्दे क्या हैं? सोचने लायक मुद्दे ये है कि हर जगह पर आप पाएंगे नौकरी, बिजनेस, इलेक्शन, किसी भी तरह से हमको जीत जाना है, और ऐसा आदमी फिर जीत भी गया तो उसने जितना पैसा गलत काम में इन्वेस्ट किया होगा, फेक सर्टिफिकेट भी खरीदने में पैसा लगाया होगा, वो इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए वो करप्शन करेगा। मान लीजिए वो ऐसा सोचता हो, नहीं मैं तो करप्शन नहीं करूँगा, ये तो बस मुझे मंत्री या सांसद बनना था इसलिए मैंने ऐसा किया। अब वो करप्शन ना भी करना चाहे तो जिन लोगों ने उसको फेक सर्टिफिकेट बना के दिया वो उसे ब्लैकमेल करेंगे, तो गलत काम तो वो फिर भी करेगा। एंड लास्टली कि जो असल में मेरिटोरियस पर्सन, जिसको ये नौकरी या जिसने ये चुनाव जीतना था, उसकी जगह आप जीत के आए हैं, सो यू हैव डिप्राइव्ड अ राइटफुल पर्सन। तो ये सब के चलते ऐसी जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनसे लड़ना ज़रूरी है वगैरह। अब वैसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आप पहले से जानते नहीं या खुद से समझ के विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन ये सब पढ़ते रहना और सोचते रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो मेंस पेपर 4 है वहाँ पर बहुत जगह केस स्टडी और डिस्क्रिप्टिव आंसर में ऐसा ही सब बोल बच्चन आपने करना होता है।
उस वक़्त फिर आपकी पेन रुकनी नहीं चाहिए कि ये जो भी मुझे दिया है केस स्टडी उसमें ये चिंता का विषय क्यों और कैसे है। यू शुड बी एबल टू क्विकली जनरेट दिस मैनी पॉइंट्स। फेक कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ वो तो एक ही मुद्दा कि अनएथिकल था, लेकिन अनएथिकल तो क्यों था, उससे क्या आगे और अनएथिकल काम होंगे। ये जो दूसरा हमने मान लीजिए ये 150 वर्ड्स हो, इतना माल तुरंत चुटकी बजा के निकलना चाहिए आपकी पेन से। सो यू हैव टू कल्टिवेट दैट स्किल। फिर तीसरा मुद्दा, इंग्लैंड का फास्ट बॉलर ओली रॉबिन्सन, आज से करीब 10 साल पहले उसने सब ट्विटर पे अभद्र चीज़ें लिखी थी, वंशीय सब कि अफ्रीका के लोगों के खिलाफ़ लिखा हो, एशिया के लोगों के खिलाफ़ लिखा हो, महिलाओं के विरोध में कुछ लिखा हो वगैरह। अब 10 साल बाद कुछ अभी टेस्ट मैच या कुछ कार्यक्रम था जहाँ पर उसने कुछ रेशियल हार्मनी की बात की होगी या कुछ, और फिर कुछ लोगों ने 10 साल पहले के उसके ट्विटर के स्क्रीनशॉट निकाल कर हंगामा शुरू किया। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसे करीब 10 साल की ये पुरानी जो बात थी उसके लिए अब सस्पेंड किया है। तो इस पर कुछ नेताओं का नाराज़गी है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है, उनका भी ये मानना है कि उसे सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने तो अपोलोजाइज़ किया है और ये तो पूरा मुद्दा 10 साल पुराने आप गले मुद्दे क्यों उखाड़ रहे हैं। ये अनावश्यक रूप से उसे सस्पेंड किया गया है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस मैटर? ऐसा प्रश्न यूपीएससी इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में खास तब जब अगर आप क्रिकेट एज अ हॉबी लिख के जाते हैं या फिर सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है, कहीं से कहीं मुद्दा निकल सकता है। और मेंस एथिक्स में भी सोचने का विषय। तो आपको क्या लगता है? पहली बात, ये जो ओली रॉबिन्सन ने ट्वीट किया था तब वो 18 साल का था, तब भी तो ऐसा दूध पीता बच्चा नहीं था कि उस वक्त उसमें इमोशनल मैच्योरिटी नहीं थी, एंड पर्सन ग्रोज इन लाइफ, वो सब बातें सही है। लेकिन अगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी हम ऐसे ही जाने दें कि ठीक है आपने अब माफ़ी मांग ली, आप पकड़े गए, अब माफ़ी मांग रहे तो हम आपको भूल जाएंगे, तो उनके जितने भी समर्थक हैं वो भी यही सोचेंगे कि ट्विटर पर अश्वेतों के खिलाफ, एशियाई मूल के व्यक्तियों के खिलाफ, अल्पसंख्यक महिलाओं के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक बयान आप करें, कोई बात नहीं, फिर सॉरी बोल देंगे सब। सो सम स्ट्रॉन्ग एक्शन नीड्स टू बी टेकन, ताकि वो भी, बाकी सब स्पोर्ट्समैन भी और आम जनता भी थोड़ा लिमिट में रहे, नहीं तो सोशल मीडिया पे जहर और बढ़ता रहेगा। अब ये भी ऐसा मुद्दा है कि इसमें आपको कुछ भी जो खुद से समझ नहीं सके ऐसा कुछ है नहीं, बट यू हैव टू कल्टिवेट दिस स्किल, वोकेबुलरी, कि कुछ भी हाथ में आए और आप बोल बच्चन कर सके इस तरह से कि हाँ ये इसलिए गलत है, इसमें ये होना चाहिए वगैरह। रेसिज्म की बात की है तो अमेरिकन फुटबॉल, सर पर लोगों को खेलते वक्त चोट लगती है और फिर उन्हें अलग अलग सब दिमागी बीमारियां होती है, जैसे भूल जाना या कुछ काम करे और फोकस ना कर पाए, या हाथ में कुछ चीज़ पकड़ी है और छूट जाए, क्योंकि वो मोटर हैंड आई कोऑर्डिनेशन वो सब ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो स्पोर्टिंग फेडरेशन है वो उनको कॉम्पेंसेशन, मुआवजे में पैसा देती है, लेकिन खिलाड़ी ने साबित करना होगा कि मैं असल में पहले से ज़्यादा, मेरी मेंटल कैपेसिटी कम हुई है। तो पता चला उसके लिए उन्होंने कुछ टेस्ट देने होंगे, कॉग्निटिव टेस्ट, आईक्यू टेस्ट वगैरह जो भी। अब उसमें अफ्रीकन खिलाड़ी का स्कोर अगर कम आए और वो कहे कि देखो मुझे फुटबॉल इंजरी के चलते ये हुआ है, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, कि तुम अफ्रीकाई मूल के लोग तो वो तो वैसे भी तुम्हारा आईक्यू कैपेसिटी कम ही होता है, तो ये नॉर्मल स्कोर ही है, तो आपको कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का वंशवाद जो चल रहा था, सोशल मीडिया में हंगामा जारी है। भारत में ऐसा कुछ वंशवाद, रेसिज्म या चीज़ होती है क्या? उल्टा अलग चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस या आर्मी में रिक्रूटमेंट के दौरान कुछ स्टेट के लोग जिनकी सामान्य रूप से हाइट कम हो या चेस्ट थोड़ी कम हो, फिर भी उनको उतनी रिलैक्सेशन दी जाती है ताकि उनका भी नंबर लग सके। तो मतलब अमेरिका जैसे विकसित देश और भारत देश वगैरह आप कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करके कुछ अच्छी बात लिख सकते हैं भारत के बारे में। केस स्टडी में भारत का ही नाम लिया तो वैक्सीन कंपल्जन हुआ ये कि मध्य प्रदेश में कुछ जगह पर नाकाबंदी की गई, चेक पोस्ट लगाए गए, और जो भी लोग वहाँ पर जाएं और उनसे पूछा जाता है कि तुमने वैक्सीन लिया कि नहीं, साबित दिखाओ हमें सब। तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया उनके गले में कुछ पोस्टर लगा देते हैं जिसमें वो सब, वो जो डेंजर वाला ऐसा कंकाल होता है, इस टाइप की चीज़, वो सब लगा दिया जाता है कि मुझसे दूर रहें, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाया है। और अगर कोई व्यक्ति जिसने वैक्सीन लगवाया है तो फिर उसे सब, आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, झंडा दिया जाता है,
सब बैच दिए दिए जाते हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? पहली बात कि अभी भी वैक्सीन की तो शॉर्टेज है, मुश्किल से आपका स्लॉट अब तो लग जाता है, लेकिन पहले नहीं लगता था। तो अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ के नहीं ले रहा है, हो रहा है कि शायद उसे मिल ही नहीं रहा है। सो विदाउट नोइंग द कॉजेज़ एंड फैक्टर्स सीधा ही उसको ह्यूमिलेट करना, जलील करना, ऐसे सब कंकाल के पोस्टर पहनवा के, दैट इज़ नॉट द राइट वे। और वैसे भी गांव के गरीब लोग, उनके गांव में शुरू ही नहीं हुआ होगा, तो ज़्यादा संवेदना से ये सब काम करने चाहिए, ये सोचने का विषय। कोरोना में ही आप जानते हैं ये क्लास 10 के बच्चों को बिना एग्ज़ाम दिए ऊपर आगे भेजा जाएगा। अब ऐसा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बन रहा था तो गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने उसमें लिखवाया पास्ड बाय मास प्रमोशन। मास प्रमोशन शब्द मतलब कि आपने परीक्षा नहीं दी, ऐसे ही सबको निकाला गया है। तो ये एक प्रकार से नेगेटिव वर्ड है। और दूसरा कि दूसरे स्टेट एजुकेशन बोर्ड अगर ऐसा वर्ड यूज़ ना करे और सिर्फ इसी में लिखा हो, आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद बाकी लोग भूल गए और आपका ये सर्टिफिकेट देख के आप कोई नौकरी या कॉलेज एडमिशन या कहीं पर दिक्कत आ रही है, देन इट विल क्रिएट न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फिर विरोध हुआ तो अब उन्होंने दूसरा शब्द लिखा है, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट, माध्यमिक शिक्षा समाप्त। कि ये भी क्या दिखाता है, दूरंदेशिता की, कम्युनिकेशन स्किल की, वर्ड्स कैरी मीनिंग और उसके क्या नुआंसेस हो सकते हैं, उन सब की ट्रेनिंग की कमी है, उसकी सेंसिटिविटी की कमी है। सिवाय कि आप जाके हंगामा करो सोशल मीडिया में या सरकारी दफ्तर के बाहर, खुद से वो लोग कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे। सो ऑफिसर्स नीड टू बी ट्रेंड एंड सेंसिटाइज्ड, ये होना ज़रूरी है। ये कोरोना में कुछ एक श्री पारस हॉस्पिटल था, वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल का डॉक्टर ये कह रहा था कि क्यों ना थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद किया जाए ताकि हम कुछ टेस्टिंग करें कितने लोग मर जाते हैं या बिना ऑक्सीजन के कितने टाइम तक लोग ज़िंदा रह सकते हैं। ऐसा कुछ वीडियो वायरल हुआ, फिर बाद में पता चला खोदा पहाड़ निकला चूहा, और मतलब ऐसा नहीं हुआ था, XYZ। अब पता नहीं इसमें ये न्यूज़पेपर वाले इतने भावुक क्यों हो गए कि मेरे ख्याल से 2-3 दिन तक बस यही बड़े बड़े खबर समाचार चलते रहें, जबकि मुद्दा है ही नहीं। अब मारपीट के वैसे तो इसकी भी केस स्टडी बना सकते हैं कि देखो ये ऐसा होता तो आप क्या करते हैं, SP वगैरह। भाई दुनिया में और भी गम है केस स्टडी बनाने को इस पारस हॉस्पिटल की मोहब्बत के सिवा। पुलिस का ही नाम लिया है तो एब्सेंटिज़म, एब्सेंटिज़म मतलब गैरहाजिरी। मुंबई में 2 पुलिस कांस्टेबल ऐसे थे, उनका तबादला हुआ तो नए थाने में काम करने ही नहीं जा रहे थे। अब ऐसा आप करेंगे तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। अब सस्पेंड किया इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी से निकाल दिया, आपको घर बैठने को बोला और आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, विभागीय जांच होगी। उस वक़्त आपको सैलरी 50% ही मिलेगी, जो आपकी महीने की तनख्वाह है उसका आधा ही मिलेगा। फिर कुछ और साल तक बीत जाएँ और कुछ रिजल्ट नहीं आए इंक्वायरी वगैरह का तो थोड़ी और ज़्यादा आपको सैलरी देंगे। फिर अगर वापस ले लिया जाए तो फिर 100% शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसे 2 लोग थे कि जानबूझकर वो वापस जा ही नहीं रहे थे, तो घर बैठे मुफ्त में आपको 52 से 75% सैलरी मिलती रहे, और ऐसा उन्होंने 10 साल तक किया। तो इसमें सोचने के विषय क्या है? एक तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होना चाहिए, कुछ ऐसा ऑनलाइन डैशबोर्ड होना चाहिए ताकि तुरंत पता चल जाए कौन आदमी कितने साल महीनों से वापस नहीं आया नौकरी पे और मुफ्त में सैलरी ले रहा है। अगर ये लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते तो आप जानते हैं कि तुरंत निकाल दिया होता, इतना 10 साल तक उसको कोई गोद में बिठा के आधी सैलरी नहीं देता होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब्स में अननेसेसरीली कुछ बार ज़रूरत से ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, आपको सस्पेंड भी किया तो भी लंबी लंबी इंक्वायरी के बिना निकाल नहीं सकते नौकरी से। सो टू मैनी लेयर्स ऑफ इम्यूनिटी एंड अपील्स, इसके चलते एक तो भ्रष्ट अफसरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और बिना काम नहीं करेंगे या भ्रष्टाचार करेंगे कि कोई मुझे नौकरी से निकाल ही नहीं सकता। तो ये जो ज़रूरत से ज़्यादा इम्यूनिटी दी गई है उसको भी थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, तभी गुड गवर्नेंस, सुशासन हो सकता है वगैरह वगैरह। फिर चले एजुकेशन, तो चेन्नई में एक स्टैनली मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह कॉलेज में आप जानते हैं वो वाइवा टेस्ट होगी, कुछ लैब टेस्ट होगी जहाँ पर आपने सब ये प्रयोग करके दिखाने होंगे और एक्सटर्नल प्रोफेसर आके चेक करेगा, मार्क्स देगा। तो ऐसे जो भी बाहर से प्रोफेसर आते हैं तो मतलब उनको 5 स्टार होटल में अय्याशी करवाओ, इसके लिए हर स्टूडेंट ने 10-10 हज़ार रुपये देने होंगे, वरना मतलब आपको वाइवा या ये लैब टेस्ट में फेल कर देंगे। ऐसा इनडायरेक्टली कहलवा कर कॉलेज प्रशासन ने बच्चों से पैसे की उगाही करवाई। ऐसे आरोप लगे, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला इन्वेस्टिगेट करेंगे।
सो सपोज यू आर द एजुकेशन सेक्रेटरी, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे? फिर प्रॉब्लम को एड्रेस करें तो ये मतलब ओरल या वाइवा सिस्टम ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन वाइवा सिस्टम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि सेट रटे रटाई चीज़ें आएंगी। उसके अलावा बाहर डायनामिक कोई प्रॉब्लम जो कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर सोच के आपको पूछे कि ऐसा मरीज़ है, उसकी क्या ट्रीटमेंट करोगे वगैरह। सो सम वाइवा ओरल टेस्ट में भी रिक्वायर्ड, लेकिन उसमें ये जो करप्शन हो रहा है उसके सामने कैसे लगाम लगाएं, वो सब सोचने के विषय। फिर एजुकेशन मैनेजमेंट में एक और केस स्टडी, ये मैंने आपको बताया क्लास 10 में से 11 में सबको भेजा जाए बिना परीक्षा के। अभी सामान्य रूप से गुजरात में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पर 10वीं कक्षा के अराउंड 50% स्टूडेंट फेल ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई कम करते हैं, लेकिन वो इतने गरीब हैं कि मतलब स्कूल में नहीं जा पाएंगे, घर का इधर उधर काम करें लड़कियाँ तो, या मजदूरी करवाने माँ बाप कहीं और दूसरे शहर ले जाएंगे। सो 50% ऑफ दो स्टूडेंट, कुछ ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है कि फेल ही हो जाते हैं। तो अब समझिए उन जिलों में, क्योंकि उनके सब जो भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं उनको भी पता है कि आधा ही रिजल्ट आता है। तो मान लीजिए कि 10वीं कक्षा में 10,000 सीट अवेलेबल हो, तो 11वीं कक्षा में एडमिशन सीट कितनी होगी? 5,000 या 4,000 ही। तो उस हिसाब से दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स इन सम डिस्ट्रिक्ट्स। अभी इस बार जो मास प्रमोशन हुआ है, तो जो लोग फेल हो जाते लेकिन फेल नहीं हुए हैं और शायद वो भी अब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि इतने तो ना तो क्लासरूम है ना टीचर हैं। सो हाउ विल यू अकोमोडेट ऑल दो स्टूडेंट्स? एक उपाय हो सकता है कि उनको दूसरे सिटी में भेजा जाए, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि हमारे पास पैसा नहीं हॉस्टल में रहने के लिए, आप कहें सरकारी हॉस्टल में रखेंगे, तो कह सकते हैं नहीं, हाँ हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता है अपने बेटी के बारे में। सो एज एजुकेशन सेक्रेटरी यानी IAS ऑफिसर, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? एक प्रपोज़ल ऐसा चल रहा है कि स्कूलों को 2 शिफ्ट में चलाया जाए, सुबह की और आफ्टरनून वाली। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि टीचर की तो शॉर्टेज रहेगी, क्योंकि एक ही टीचर पूरा दिन तो कितना बोल सकता है। या फिर कि और आप कहें ठीक है तो और टीचर्स को हायर करो, भाई जो हैं उनको भी ठीक से जो सैलरी मिलनी चाहिए, पे कमीशन के लाभ देने चाहिए, वो सब में मैटर अटके हुए हैं। फिर ये सोचा जा रहा है कि ऑड इवन फार्मूला बनाई जाए, यानी मान लीजिए रोल नंबर 1 3 5 7 वो सोमवार को ही आएंगे, और 2 4 6 8 वो मंगलवार को आएंगे, और सोमवार को ये 2 4 6 8 घर से ऑनलाइन पढ़ेंगे। एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अगेन दीज डिस्ट्रिक्ट्स दे आर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी देयर आर सम प्रॉब्लम्स। सो हाउ विल यू एड्रेस ऑल दोज थिंग्स? वो आप सोचिए, वो सोचेंगे तो आपको एक और जवाब मिल जाएगा कि वाई आई वॉन्ट टू बिकम IAS ऑफिसर। केस स्टडी में एक और चीज़, फ्रीडम टू मेक मूवीज़। ये बॉलीवुड फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु के बाद जो भी ड्रग्स और ये माफिया और बॉलीवुड नेपोटिज्म वगैरह की बातें चली, उस पर एक मूवी बन रही है न्याय। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इसको पब्लिश नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो भी किरदार यहाँ पर दिखाए जाएंगे, आप भी जानते हो कुछ लोगों को ऐसा नेगेटिव लाइट में दिखाएंगे, जबकि उनका सिर्फ मीडिया ट्रायल हुआ है, अभी फाइनल कोर्ट में ट्रायल और जजमेंट आना बाकी है। तो सेंसर बोर्ड के आप अगर चीफ हैं और ऐसी आपको एप्लीकेशन मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ डिस्क्लेमर डाला होगा ना कि ये सब काल्पनिक पात्र हैं वगैरह, लेकिन काल्पनिक पात्र ऐसा लिखे फिर भी देखने वाले प्रेक्षक तो 2 और 2 4 जोड़ ही लेंगे कि ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर। सो दैट इज़ डूइंग रियल डैमेज टू रेपुटेशन ऑफ रियल पीपल एसोसिएटेड विथ SSR। सो हाउ विल यू एड्रेस दिस? वैसे यहाँ पर मुद्दा ये हाईकोर्ट में भी गया था, और हाईकोर्ट ने कहा कि फिल्म बनाने का मौलिक अधिकार तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत। लास्ट केस स्टडी इज़ अबाउट सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा या अंधविश्वास में। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने कोरोना माता का मंदिर बनाया है कि वहाँ जाकर हम पूजा करेंगे तो हमें कोरोना संक्रमण नहीं होगा। फिर कुछ दिन बाद वो मंदिर तोड़ दिया गया, तो पुलिस ने तो नहीं तोड़ा, फिर पता चला कि ये जिन लोगों ने मंदिर बनाया था वो किसी और की ज़मीन पर गैरकानूनी रूप से कब्जा जमा कर बनाया था, तो सामने वाली पार्टी ने तोड़ दिया। ऐसे सब मुद्दे, इसमें हमने क्या विचार करना है, पॉइंट्स टू कंसिडर। वैसे सेंसस के हिसाब से तो मोर देन 70% लिटरेसी रेट साक्षरता दर है, तो फिर लोग ये ऐसी अंधश्रद्धा में क्यों आ रहे हैं?
साइंटिफिक टेम्पर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सब है, वो हमने और प्रमोट करने की ज़रूरत है। वरना इस प्रकार के ये सब अंधविश्वास चलते रहे, उसकी आड़ में ये ढोंगी बाबा लोग ज़मीन कब्जा कर लेते हैं और फिर और भी गलत काम करते हैं। सो वी नीड टू कॉम्बैट द सुपरस्टिशन। तो मित्रों, ये था जून वीक 2 और उसमें एथिक्स के कुछ मुद्दे जो मुझे न्यूज़पेपर में दिखे। सीधे सीधे इसके प्रश्न आएंगे या सीधा सीधा ये काम का है, नो, इट विल हेल्प यू इनडायरेक्टली। आप ये सब मंथन कीजिए, क्योंकि ये जो मेंस पेपर 4 है, वहाँ कोई एक किताब पढ़ के जाएंगे और उसी में से सब सॉल्व करें, ऐसा तो होता ही नहीं। बस इधर उधर का बोल बच्चन करके ही मार पीट के जवाब बनाने होते हैं। सो यू हैव टू कल्टिवेट दिस थॉट प्रोसेस एंड वोकेबुलरी सो यू कैन परफॉर्म बेटर।